ये जो कैबिनेट मिशन था ना, तो कैबिनेट मिशन के अंदर ही 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ये आया था 24 मार्च 1946 को आया था ये। पहली बात तो ये है कि 24 मार्च 1946 को आया था। दूसरी बात ये है कि इसमें सेक्शन ए में हमारे आ गए थे ये सेक्शन ए के अंदर मद्रास, यूपी, जो भी पहले वाले बड़े बड़े थे सारे के सारे। पहले जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन कौन से थे, तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे मद्रास का बहुत नाम था, मद्रास तो चल ही रहा था, ठीक है। और ये उड़ीसा, बिहार, बंगाल का नाम था। उड़ीसा, बिहार, बंगाल का नाम था ही था। यूपी का नाम था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, तो इस पहले में तो ये आ गए। और एक बॉम्बे, तो ये सब आ गए हमारे, ठीक है। जैसे हाँ, तो ये सारे के सारे बड़े बड़े आ गए हैं पहले वाले के अंदर कि मद्रास पहले जो बड़े बड़े थे, जैसे कि मद्रास है, बॉम्बे है, ये बहुत पुराने हैं। यूपी बहुत पुराना है। बिहार उड़ीसा, ठीक है। बिहार उड़ीसा याद रखना है, बंगाल नहीं है, बिहार उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा है। बंगाल सी में है हमारा। एक बात बहुत ध्यान से रखनी है कि ए के अंदर बंगाल नहीं है, बंगाल हमारा सी के अंदर है। बंगाल हमारा सेक्शन सी में है। असम और बंगाल है सी के अंदर। सी में कौन कौन है? असम और बंगाल। ए में कौन कौन है? तो नीचे से हम देखते हैं, मद्रास है, बॉम्बे है, यूपी है। मद्रास है, बॉम्बे है, यूपी है, उड़ीसा है और बिहार है, ठीक है। बस इतने ही है। असम और बंगाल हमारे सी के अंदर हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में हमारे हैं इधर वाले, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। तो इधर वाले जो हैं ये हमारे आ रहे हैं इधर, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। तो इतना कुछ करने के बाद पहले तो ये था कि पहले क्या था कि मुस्लिम लीग ने आइडिया को रिजेक्ट किया कि हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यही कहा था कि जैसे ही हम सत्ता के अंदर आएंगे तो हम लोग पूरे के पूरे हम सब कुछ पलट देंगे। तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने पहले अप्रूव किया, उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर मुस्लिम लीग वेवल ने रिपीटेड रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार मान जाओ बात को। इसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया गया था 13 अक्टूबर 1946 को। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था? इसने तो कहा था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो अलग से अपने आप में जब चाहें वो अलग हो सकते हैं, इस तरीके की बातें की थी। लेकिन फिर कैबिनेट मिशन है, क्योंकि सब लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सब लोग रिजेक्ट किए जा रहे थे। तो फिर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कहता है कि भाई अगर आपको यूनाइटेड इंडिया चाहिए और आपकी कंट्री के अंदर इतना सारे बंटवारे हैं, तो आप एक काम करो, आप ना फेडरल यूनियन को अपनाओ, जिसके अंदर ब्रिटिश के प्रोविंसेस होंगे, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है ये कोटेशन? तो ये कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है। देखो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या कहा है, हम ये देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या कहा है। पहली बात तो यही है कि प्रोविंसेस में डिवाइड करने की बात है, एक फेडरल यूनियन की बात की गई है, ठीक है। अब इसने ये कहा था कि हम आपको ना एक यूनाइटेड डोमिनियन देंगे, ठीक है। यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया, हम आपको एक यूनाइटेड डोमिनियन देंगे। यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, ठीक है। पहली बात तो ये थी, इन्होंने भी यूनाइटेड डोमिनियन की बात कर दी है। दूसरा, मुस्लिम लीग की डिमांड रिजेक्ट की गई थी, ठीक है। अब इसने ये कहा था कि जो यूनाइटेड डोमिनियन की बात की है, नंबर 1, मुस्लिम लीग की डिमांड को रिजेक्ट किया गया है, नंबर 2। तीसरा नंबर ये है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के अंदर 2 लोग होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एक हमारे ब्रिटिश इंडियंस भी होंगे, ठीक है। तो अपनी बात अभी भी कर ही रहे हैं ये। मुस्लिम लीग की डिमांड को इन्होंने रिजेक्ट किया है, नंबर 1। यूनाइटेड डोमिनियन की बात की है, नंबर 2। अब इन्होंने कहा कि जो आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर ब्रिटिश इंडियंस होंगे और कुछ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, क्योंकि 1946 आ चुका है ना। उन्होंने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनानी है, ओके, आप बनाइए, लेकिन इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ से होंगे, तो स्टेट से होंगे और प्रिंसली स्टेट से भी होंगे। ये भी कहा था इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर आपको बनानी है तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट और प्रिंसली स्टेट से होंगे। पहला बात इन्होंने क्या की है, डोमिनियन, यूनाइटेड डोमिनियन की बात की है, मुस्लिम लीग की डिमांड को रिजेक्ट किया है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और कौन होंगे, ब्रिटिश इंडियंस होंगे, और इन्होंने ये कहा कि जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे उसके अंदर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्लस प्रिंसली के भी रिप्रेजेंटेशन होंगे। ये सब बातें हुई। अब कैबिनेट मिशन जो है अब थोड़ा सा अपने उसके साइड बढ़ रहे हैं ये, तो इसने कैबिनेट मिशन ने ही कहा था 1946 के अंदर कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्या कहा था, वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसके अंदर जितने भी पोर्टफोलियोज होंगे ना, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसके अंदर जितने भी पोर्टफोलियोज होंगे, उसके अंदर जितने भी पोर्टफोलियोज होंगे, जैसे कि जो वॉर मेंबर के पोर्टफोलियो हैं, या फिर कोई भी वॉर मेंबर इंक्लूडिंग वॉर के लिए भी तो होता है, तो पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग वॉर, उन सब के अंदर इंडियन लीडर्स होंगे। तो ये मुझे डाउट हो सकता है कि यार वॉर के लिए क्या कहा है, हाँ, अब इन्होंने वॉर के लिए भी कहा है कि वॉर वाले में भी इंडियन लीडर्स होंगे, ठीक है। ये जो है ना कैबिनेट मिशन, इसने कैबिनेट मिशन ने ही फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, कैबिनेट मिशन ने ही फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी। इंडियन ऑप्शन था कि क्या इसने इंडियन कोर्ट्स के बारे में या आईसीएस के बारे में कुछ कहा था, कुछ नहीं कहा था, केवल ये कोर्ट का आईसीएस का इसका मुद्दा ही नहीं था, इनका मुद्दा था इंडिपेंडेंस का। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की बात कहेंगे, इंडियन कोर्ट आईसीएस की कुछ नहीं कह रहे हैं इस टाइम पे, इनको मतलब ही नहीं है इस समय पे। इन्होंने ये भी कहा था कि यूनियन जो है ना, प्रोविंसेस जो हैं उनके पास राइट टू लीव है, ठीक है, कि प्रोविंसेस जब चाहें वो यूनियन को छोड़ सकती है, ठीक है, प्रोविंसेस जब चाहें वो तब यूनियन को छोड़ सकती है, और वो चाहें तो वो खुद का अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते। तो वही प्रोविंसेस को छोड़ने का अधिकार दिया ही दिया है, यहाँ पे फॉल्ट ये देंगे ही देंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लीडर था जो टोटली एग्री था, किससे, कैबिनेट मिशन प्लान से। देखो ये पार्टीशन की बात नहीं कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें महात्मा गांधी कम्प्लीटली एग्री थे। अभी क्वेश्चन ये था कि क्रिप्स मिशन को और लॉर्ड वेबल जिस टाइम पे था, कौन सा कांग्रेस का प्रेसिडेंट चल रहा था इस टाइम पे, तो वो हमें पता है कि इस टाइम पे कौन चल रहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक 6 साल तक यही थे। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई जब कैबिनेट मिशन आया तब कौन सा प्रेसिडेंट था, तो यही था, 46 के अंदर आया है, 46 के अंदर यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के टाइम पे भी, कैबिनेट मिशन की जब आ रहा है तब भी यही है, क्रिप्स मिशन पे भी यही है, वेबल के टाइम पे भी यही है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कैबिनेट मिशन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस इन्होंने तो परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है आपको बनाना है, आप बना सकते हैं। तो ये किसका आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, तो ये 1936 के अंदर कैबिनेट मिशन से 10 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि यार हमें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग से चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने ही कह दिया था। 1936 के अंदर कौन सा सेशन चल रहा था, फैज़पुर सेशन चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में फैज़पुर सेशन, महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया कहाँ से आया है, तो ये आइडिया आया था स्वराज विधेयक से। कहाँ से, स्वराज
विधेयक से, ठीक है, स्वराज विधेयक से ये आइडिया आया था। देखो सबसे इससे कांग्रेस पार्टी से भी पहले एक पार्टी थी स्वराज पार्टी, ये बहुत ध्यान से रखना है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तो कहा था, लेकिन इससे पहले भी किसी ने कहा था, वो 1934 के अंदर स्वराज पार्टी ने कहा था। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से इंस्पायर है, तो स्वराज विधेयक से। स्वराज विधेयक हमारी आई थी 1895 के अंदर विधेयक, तो यहाँ से आइडिया इंस्पायर है। तो इसी से स्वराज पार्टी बनी थी। कहाँ पे थी ये, रांची के अंदर। तो इसने सबसे पहले कहा था स्वराज पार्टी, 1934 वाली स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कहा था। अब उसके बाद फिर कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1936 के अंदर। तो यहाँ पे इस ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ना, ये ऑप्शन के अंदर स्वराज पार्टी 1935 कर दिया था, इसलिए हमने ये काट के हमने ये किया है। अगर यहाँ पे स्वराज पार्टी 1934 ऑप्शन होता, ऑप्शन के अंदर 1935 दे देता था, इसलिए हमें काटना पड़ गया। अगर इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1936 पे जाना पड़ गया, अदरवाइज़ हम लोग उसी पे जाते कि स्वराज पार्टी 1934। तो अगर अब ऑप्शन आता है कि स्वराज पार्टी 1934, तो हाँ 1934। तो अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब सेटअप की गई है, तो कब की गई है, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसका था, सेम कैबिनेट मिशन प्लान का ही आइडिया था। अब ये भी पूछा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर ना एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख को लीड कर रहा था। अब यहाँ पे वोटर कितने टाइप के थे, तो 3 टाइप के वोटर थे। एक थे हमारे जनरल, एक थे हमारे मुस्लिम, एक थे हमारे सिख। ये 3 टाइप के वोटर थे। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला सेशन कब हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला सेशन हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा सेशन हुआ है 11 दिसंबर 1946 को, और इस 11 दिसंबर को ही राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए थे। अब यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियोज़ हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, BR अम्बेडकर। पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स के लिए, पावर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पावर, नेहरू के पास पावर थी। कॉन्स्टिट्यूशन, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू है। स्टेट्स के लिए भी जवाहरलाल नेहरू है, ये याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, इन दोनों के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं। फंडामेंटल राइट के लिए, माइनॉरिटी के लिए और ट्राइबल के लिए सबसे अलग अलग से हैं। फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसमें वल्लभ भाई पटेल है। ड्राफ्टिंग के कौन हैं, BR अम्बेडकर। पावर, नेहरू। ट्राइबल, वल्लभ भाई। फंडामेंटल, वल्लभ भाई। स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। एक्सक्लूडेड एरिया, वल्लभ भाई। अभी क्वेश्चन ये था कि सॉवरन, क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि सॉवरन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन बने हैं। चलो ठीक है, सॉवरन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरन हो गई थी। इस टाइम पे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद ही थे। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सॉवरन में कौन थे और नॉन सॉवरन में कौन थे, यही रहे हैं, ठीक है, यही रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद ही है फिर हमारे। देखो ये 4 ऑप्शन पूछ रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर ऑफ 1946। तो हाँ ये तो ठीक है। इलेक्शन कब हुआ है, इलेक्शन हुआ है 1946 के अंदर
जवाहरलाल नेहरू और एम के जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखो एम के जिन्ना नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, जिन्ना नहीं है इसमें, याद रखना है, जिन्ना तो था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सेशन ये बोल रहे हैं कि कब हुआ है, जनवरी 1947 में हुआ है, तो नहीं जी, 9 दिसंबर को हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, ठीक है। 9 दिसंबर को हुआ था, तब यहाँ पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, नहीं, ये अडॉप्ट हो गया था हमारा 26 नवंबर। अडॉप्ट कब हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो अडॉप्ट हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को ही हो चुका था। इसमें दिया भी हुआ है कि देखो ये सब अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये पहला ऑप्शन तो ठीक था हमारा, ये ठीक था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इट वॉज सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन ऑन 16 मई 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स थी, ठीक है। टोटल मेंबरशिप कितनी थी, 389 वोट थी, 389 टोटल मेंबरशिप थी, 389, जिसके अंदर से 292 किसने जीत लिया था, कांग्रेस ने, और 93 सीट्स अब बची थी। तो ये याद रखना कि 93 सीट्स ना अलग थी, तो 382 में से 93 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये जितना भी बचेगा 389 में से 93 घटाएंगे, इस एग्जैक्ट नहीं लेके चलना, सिर्फ इतना याद रखना है 383 पूरी मेंबरशिप थी, उसमें 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है। 292 और 93 ये टर्म याद रखनी है बस। अब इसमें 4 मिली थी दिल्ली को, अजमेर को, कुर्ग को और बलूचिस्तान को, इनको 4 मिली थी, ठीक है। कांग्रेस जो है वो जीत गई थी, 208 सीट से कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस कितनी सीटों से जीती है, 208 सीट से। मोहम्मद अली जिन्ना इसके मेंबर नहीं थे। सबसे पहले यहाँ के वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर को। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, और अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अभी जो सच्चिदानंद सिन्हा है ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन देख के मुझे नन ऑफ दीज नहीं मार के आना है कि नहीं इसमें तो कैबिनेट मिशन तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो है ही नहीं, तो मैं इसको काट दूंगी, नहीं जी। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट सॉवरन के और परमानेंट कौन बने, परमानेंट प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सॉवरन इंडिया और परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे बने राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे टेम्परेरी थे। राजेंद्र प्रसाद कब बने, ये सिर्फ 2 दिन के लिए रहे हैं, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बनी गए थे। अब यहाँ पे स्पीकर का पूछा हुआ है, तो जीवी महाबलंकर थे स्पीकर भाई, जीवी महाबलंकर स्पीकर थे सेंट्रल असेंबली के, ठीक है। और ये जो थे ना, ये सेंट्रल असेंबली के थे, ये लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये स्पीकर कहाँ लोकसभा के स्पीकर रहे थे, देखो ये जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा के रहे हैं 1946 से 47 में, ये 2 बार स्पीकर रहे हैं। एक रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 46 से 47 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे हैं। उसके बाद ये लोकसभा के स्पीकर बने 1952 से 56 तक, तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने 1946 से 47 तक, ओके। उसके बाद ये बनेंगे लोकसभा के स्पीकर बनेंगे 1952 से 56 तक, ठीक है। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे, ये ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1937 से 46 तक। तो देखो इतना है 37 से 46, चाहे वो बॉम्बे प्रोविंस से ही रहे हैं, मैं बताती हूँ देखो, चाहे वो 1936 से 46 की बात हो तो ये रहेंगे बॉम्बे प्रोविंस से प्रेसिडेंट के तौर पे रहेंगे, ठीक है। दूसरा फिर 46 से 47 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रहेंगे स्पीकर के पद पे, ठीक है।
फिर ये 52 से 56 तक ये लोकसभा के रहेंगे फर्स्ट। तो जीवी मावलंकर। इंटरिम कैबिनेट गवर्नमेंट को किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंटरिम कैबिनेट को किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आफ्टर एक्सेप्टिंग लॉर्ड वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया था। वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया था। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू ने बनाई थी 24 अगस्त 1946 और मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें तीन नाम याद रखने हैं इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। एक, जवाहरलाल नेहरू गए थे इसके अंदर, वेवल ने बुलाया था, और मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? सितंबर 1946 के अंदर। सितंबर 1946 के अंदर। राजेंद्र प्रसाद के पास था फूड एंड एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट। राजेंद्र प्रसाद के पास था फूड एंड एग्रीकल्चर वाला। डिफेंस मिनिस्ट्री थी बलदेव के पास। जवाहरलाल नेहरू के पास था कॉमनवेल्थ। तो जवाहरलाल नेहरू के पास हो गया पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, कॉमनवेल्थ। जवाहरलाल नेहरू के पास। अब रेलवे पोर्टफोलियो किसने किया था? तो रेलवे पोर्टफोलियो देखा था रेलवे पोर्टफोलियो देखा था आशिफ अली। और ये लियाकत अली खान ने कौन सा देखा था? तो लियाकत अली खान ने देखा था फाइनेंस। लियाकत अली खान का कौन सा है? फाइनेंस। देखिए लिखा भी हुआ है। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं की है इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने इंटरिम गवर्नमेंट तो इन्होंने ज्वाइन की है। तो जिन्ना और लॉर्ड वेवल के बाद बीच में कुछ बातें होती हैं, उसके बाद फिर ये जो जिन्ना है ये इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेगा 1846 के अंदर। इसमें ये लियाकत अली खान था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। लियाकत अली खान एक मुसलमान है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उसने काफ़ी हाई ड्यूटीज़ लगा दी ट्रेडर पे, बिजनेस में गुस्से में लगा दी इसने। इसको लगा कि हाँ मेरे पास अब क्या कौन सा अधिकार आ गया है? मेरे पास अधिकार आ गया है फाइनेंस का। तो इसने हाई ड्यूटी लगाई गुस्से में ट्रेडर्स पे, फाइनेंस पे, बिजनेस वालों पे, सब पे। अब ये क्वेश्चन ये है कि इंटरिम कैबिनेट के अंदर मेंबर कौन नहीं थे? तो देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे हमारे BR अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम कैबिनेट के अंदर कौन मेंबर नहीं थे? तो BR अम्बेडकर मेंबर नहीं थे। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर। BR अम्बेडकर नहीं थे, बस इतना याद रखना है। अब इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन मेंबर नहीं थे? वॉज नॉट द मिनिस्टर। अब इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर कौन कौन नहीं थे? तो ये जो जवाहरलाल नेहरू है और राजेंद्र प्रसाद, बस यही दो ही थे। ना लियाकत अली थे, ना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये लोग मुस्लिम लीग से थे, ये बाद में आए थे। तो लियाकत अली को भी नहीं मिला था, लियाकत अली को फाइनेंस मिलेगा बाद में। तो इनिशियली तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब किस प्रोविंस के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी बनाई 1946 इलेक्शन के अंदर? तो ये बनाई थी बंगाल के अंदर। ठीक है, अंडर फजलुल हक। ठीक है, अंडर फजलुल हक इन्होंने अलायंस किया था किसके साथ? इन्होंने अलायंस किया था फजलुल हक के अंदर में पार्टी बनी थी। फजलुल हक के अंदर में पार्टी बनाई थी। कृषक पार्टी जो थी ना, कृषक पार्टी।
या फिर मैं लिखूँ तो बंगाल अंडर फजलुल हक कृषक पार्टी। ठीक है, कृषक पार्टी। और मुस्लिम लीग इन बंगाल, और यहाँ पे मुस्लिम लीग इसके फजलुल हक के अंडर में बनी थी। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि भाई यहाँ पे फिर लीडर कौन थे, तो लीडर का नाम था हुसैन सुब्रावर्दी। ठीक है, हुसैन सुब्रावर्दी कि मुस्लिम लीग फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन बंगाल अंडर फजलुल हक, कृषक पार्टी के साथ अलायंस करके बंगाल में बनी, फजलुल हक के साथ करके अलायंस किया था इन्होंने कृषक पार्टी के साथ। ठीक है, और लीडर कौन बने थे मुस्लिम लीग के बंगाल में, और चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, चीफ मिनिस्टर तो वो थे हुसैन सुब्रावर्दी। चीफ मिनिस्टर और लीडर मुस्लिम लीग के वो कौन थे, हुसैन सुब्रावर्दी। तो यहाँ पे दो ही नाम याद रखने, फजलुल हक के साथ तो बना था क्योंकि फिजूल की पार्टी थी, तो फजलुल हक के साथ। फिर यहाँ पे बोलते कि यार फजूल का काम कौन करते हैं, हुस्न के लोग, हुस्न की साइड कौन भागते, फजूल के लोग भागते हैं, तो वही सुहरा वर्दी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब था। क्वेश्चन आया हुआ है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब था। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन डिड मुस्लिम लीग ने कब कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे, तो वो था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। तो इसमें क्या है कि 16 अगस्त 1946 को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे कहा था इन्होंने फिर कह दिया था सीधा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने कह दिया था कि भाई देखो सिंपल है, क्या सिंपल है, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ठीक है, और ये यहाँ पे ये दंगे कहाँ पे हो गए थे, तो नोआखाली के अंदर दंगे हो गए थे, नोआखाली। इस टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, इस टाइम पे कौन सी पार्टी थी, लेबर पार्टी थी इस टाइम पे, लेबर पार्टी। ये जो इटली है ना, ये लेबर पार्टी से ही है। इंडिपेंडेंस मिल रही थी उस टाइम पे, कौन था, इटली था। इटली ने डिक्लेयर किया था, ये कहा गया था ना कि जून 1948 के अंदर, जून 1948 के अंदर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, ये इटली ने ही कहा था। और इटली ने ही माउंटबेटन को अपॉइंट किया था। तो इटली के 3 काम हैं। पहला, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इटली था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इटली था। ठीक है, दूसरा इसी ने कहा था कि जून 1948 में हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, और इसी ने ही माउंटबेटन को वाइसराय अपॉइंट किया था। ठीक है, द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिश का राजा कौन था, तो जॉर्ज 6 था इस टाइम पे, जॉर्ज 5 नहीं, जॉर्ज 6। लॉर्ड माउंटबेटन किस पर्पज़ से आया था भारत में, तो वो एक ही पर्पज़ लेके आया था कि कैसे भी करके इंडिया को यूनाइट करना है, कैसे भी करके इंडिया को यूनाइट करना है। इसका ये नहीं था कि ये आया इसलिए था कि जिन्ना की डिमांड को एक्सेप्ट करना है पाकिस्तान बनाने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था इसका। देखने में लग सकता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान बनाया है, उसका मेन पर्पज़ क्या हो सकता है कि हाँ बस कैसे भी करके जिन्ना की डिमांड को एक्सेप्ट करना है। ऐसा कभी नहीं है, जिन्ना को इनका सगा नहीं है, इनका ये था कि कैसे भी करके अब इसको अपॉइंट करना, हमें यहाँ से निकलना है, हम थक चुके हैं अब यहाँ पे।
उसके बाद फिर इसने कह दिया कि भाई मैं आया तो था इंडिया को यूनाइट करने के लिए, बट इंडिया को यूनाइट करना एक अनअचीवेबल गोल है, तो इसलिए उसने कहा कि भाई पार्टीशन करना पड़ेगा और इंडिया और पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था इसके लिए, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया है, प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया, ये मार्च 1947 के अंदर आया था, ठीक है। फिर 15 अगस्त को इन्होंने इसको कर दिया था पूरा का पूरा, पार्टीशन हो गया था, इसकी वजह से पार्टीशन हो गया है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान ने रेफरेंडम प्रोवाइड किया था। माउंटबेटन ने क्या किया था, उसने कहा था कि आप एक काम कीजिए, आप रेफरेंडम करवाओ, किस किस का, सिंध का, बलूचिस्तान का और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का। ये वाला जो इलाका है ना, जो हमारा पार्ट बी में आ रहा था, ठीक है, आप इन सब का क्या करवाओ, आप इन सब का रेफरेंडम करवाओ। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट रूल आउट दैट दे वुड ईदर जॉइन। अब देखो इसने क्या किया है, इसने कहा प्रिंसली स्टेट्स के लिए कि भाई या तो ये ज्वाइन कर ले। माउंटबेटन का भी सेम ही था, प्रिंसली स्टेट को हमेशा सब ने, या ये एकदम हो गई है वैसी वाली स्टेटमेंट कि प्रिंसली स्टेट के लिए सब ने यही कहा है कि भाई या तो ज्वाइन कर लो या अलग हो जाओ, या ज्वाइन करो या अलग हो जाओ। इसके लिए इसने भी यही कहा, इधर ज्वाइन पाकिस्तान और ज्वाइन इंडिया, ठीक है। बंगाल के लिए भी कहा गया था, इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल के लिए भी रूल निकाला गया था। एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान में माउंटबेटन ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था कि हम आपको हैदराबाद नहीं देना चाहिए कांग्रेस को, इसमें कांग्रेस का सपोर्ट किया गया है। हैदराबाद भी मांग रहा था, लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, आपको हैदराबाद नहीं मिलेगा। हैदराबाद में माउंटबेटन ने कांग्रेस का सपोर्ट किया। तो बंगाल के इंडिपेंडेंस की बात की गई है, इंडिया ले लो या पाकिस्तान ले लो। बंगाल ले रखा था ना पाकिस्तान ने, तो बंगाल दिया है, ये वाला एरिया और बंगाल दिया है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है हैदराबाद नहीं दिया है, हैदराबाद के लिए नहीं सपोर्ट किया, बंगाल के लिए सपोर्ट किया है। देखो माउंटबेटन का प्लान दिया गया था 3 जून 1947 को, ये पास कब हुआ है, अगस्त के पास ही होगा, 18 जुलाई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ है, 3 डेट याद रखनी है। माउंटबेटन ने अपना प्लान दिया 3 जून 1947 को, ठीक है। 3 जून को 1947 की 3 घटनाएं, एक तो 3 जून, एक 18 जुलाई। 18 जुलाई को क्या हुआ है 18 जुलाई को ये हुआ है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास की गई, ठीक है। तो 3 जून को तो क्या है 3 जून को माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान दिया, ठीक है। 18 जुलाई को फिर ये 18 जुलाई के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास की गई है। 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास की गई है, तो वो की गई है 18 जुलाई, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्रिएशन कब हो गया अलग अलग, तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स, तो ये हमने देखा 18 जुलाई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब है, 18 जुलाई 1947। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इन 1947, तो ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये किसने दिया था कि भाई इंडिया की सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र किया जाए, किसका प्लान था, ये माउंटबेटन का प्लान था। सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र किया जाए, माउंटबेटन का प्लान है, सिंपल। माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल अप्रूवल लिया था, ठीक है जी, बाय माउंटबेटन, ये सब चीज़ें। अब ये है कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ब्रिटिश ने इंडिया को 1947 में फ्री कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वीक हो गए थे। तो हाँ, दोनों ही कारण सही है, इसीलिए फ्री किया था, वरना कभी फ्री करते ही नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश वर वीक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर इवेल्युएटिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, इट इज़ क्लियर दैट
पीपल ऑफ वेरियस क्लासेस रिलीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें हैं। द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। द ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इसको देखते हैं हम लोग। तो इंडिया इंडिपेंडेंस, इसको देख। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या फ्री इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश की सॉवरेनिटी कंटिन्यू थी? तो ये गलत है, क्योंकि जब इंडिया फ्री ही हो गया है तो ब्रिटिश की सॉवरेनिटी नहीं चलेगी। लेकिन गवर्नर जनरल इन्होंने अपॉइंट किया है फ्री इंडिया के अंदर भी, वो कौन है? माउंटबेटन। माउंटबेटन ही था फ्री इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये है कि इनकी सॉवरेनिटी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गवर्नर जनरल इनका है ही है। अब दिमाग में ये आएगा कि यार गवर्नर जनरल किस चीज़ के लिए है, बट ये गवर्नर जनरल है, सॉवरेनिटी इनकी ख़त्म हो चुकी है। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को देखो, ये कब फोर्स में आया है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, इसको कब रॉयल एसेंट मिला है? जब भी ये आ जाए ना इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ये आती के साथ हमें 18 जुलाई 1947 मार देना है, दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाल्कन प्लान किसका था? बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया को फ्रेगमेंट करने वाला एक ही आदमी है, वो है लॉर्ड माउंटबेटन, दैट्स इट। अब ये पूछ रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1947 में क्यों एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसके प्लान को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि अब इसमें यह था कि दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल रॉयट, क्योंकि वो नौखाली के अंदर बहुत भयानक दंगे शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि यार अब कम्युनल रॉयट को बंद करना चाहिए, अब हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसमें बोलने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान, तो हाँ ये सही है। इट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, तो ये गलत है भाई। देखो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा था, बट क्या वो टू नेशन थ्योरी के अंदर बिलीव करती थी? नहीं, उनको तो कम्युनल रॉयट को ख़त्म करना था, इसलिए उन्होंने किया था। वो टू नेशन थ्योरी में कभी बिलीव नहीं करती थी, तो ये गलत है और इसका हो जाएगा सी। ए सही है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। टू नेशन थ्योरी में कभी बिलीव नहीं करती थी, कम्युनल रॉयट को ख़त्म करना था उन्हें। अवॉइड कम्युनल रॉयट, बस। अब देखो, अब जब पार्टीशन हो रहा था तो गांधी जी ने क्या कहा था माउंटबेटन को? गांधी जी ने कहा था कि यार आप एक काम करो, जिन्ना को बुलाओ और उनको बोलो कि वो यहीं पे अपनी गवर्नमेंट बना ले। जिन्ना को बुलाओ और उसको बोलो कि वो यहीं पे ही अपनी गवर्नमेंट बना ले। गांधी ने यही कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था गांधी जी ने कि यार जिन्ना को बुलाओ और यहाँ पे अपनी सरकार बना लो, लेकिन फिर इन्होंने मानी नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि टुडे आई फाइंड माई सेल्फ ऑल अलोन, क्योंकि अब कोई मेरी बात मान नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि टुडे आई फाइंड माई सेल्फ ऑल अलोन, इवन सरदार एंड जवाहरलाल नेहरू थिंक दैट ही वॉज रॉन्ग। देख रही है। And the peace was to show that if partition was agreed upon, nevertheless I must speak as feel. We may not. देखो उसने महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया था कि आप इस बात को मान लो, लेकिन लोगों ने माना नहीं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो कीमत चुका रहे हैं ना, ये बहुत ही डार्क होने वाली है। शुड द इविल आई एप्रीहेंड ओवरटेक इंडिया, लेट पॉजिटिवली नो दैट वट, ये सब चीज़ें मतलब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये सही नहीं हुआ है। रेडक्लिफ कमेटी किस लिए आई थी? तो रेडक्लिफ कमेटी ने डिमार्केशन किया था इंडियन पार्टीशन पाकिस्तान का। रेडक्लिफ कमेटी किसकी है? तो ये बाल्कन प्लान हो गया। बाल्कन प्लान माउंटबेटन का है, ठीक है। बाल्कन प्लान माउंटबेटन का है। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सब हुआ है कि यहाँ पे क्या किया गया, रेडक्लिफ कमेटी बनाई गई है माउंटबेटन के द्वारा ही, ठीक है जी। बाउंड्री कमीशन को कौन वो कर रहा था? बाउंड्री कमीशन, देखो माउंटबेटन ने पार्टीशन करवाया है, ठीक है, लेकिन जो बाउंड्री बना रहा था ना वो था रेडक्लिफ। दो अलग अलग आदमी है। उसने प्लान दिया कि पार्टीशन करना चाहिए, तो पार्टीशन करने के लिए कोई बाउंड्री भी तो खींचनी पड़ेगी ना, तो बाउंड्री खींची गई है रेडक्लिफ ने।
तो माउंटबेटन ने बाउंड्री नहीं खींची है, ये उसने खींची है, ठीक है। अब जैसे ही इसने कैबिनेट मिशन को इसने मना किया ना, कैबिनेट मिशन को, फिर एकदम से वो 16 अगस्त 1946 को क्या हो गया था ना, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने शुरू कर दिया था जिन्ना ने। तो अगर ये उस टाइम पे कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट नहीं करते तो शायद वो था कि हाँ कहीं ना कहीं पे बच सकता था, लेकिन फिर उन्होंने रिजेक्ट करते के साथ फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे हो गया है 16 अगस्त को, फिर बस काम ख़त्म, काम ख़राब होता ही चला गया। अब डिवाइडेड इंडिया के टाइम पे कौन थे, तो सब ने हाथ पीछे खींच लिया, यार हमारे बस की नहीं, बहुत भयानक है ये सब। ना राजेंद्र प्रसाद थे, ना वल्लभ भाई पटेल थे, ना जवाहरलाल नेहरू थे। जब डिवाइड हो रहा था ना उस टाइम पे जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी थे। तो ये कर लिया हमने कि जब भारत को बांटने के लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा था उस टाइम पे कौन थे, जेपी कृपलानी। तो जिस टाइम पे ये पास हो रहा था ना कि हाँ डिवाइड करना चाहिए, उस टाइम पे कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रपोज़ल को किसने रखा, तो गोविंद बल्लभ पंत ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने। गोविंद बल्लभ पंत ने, मौलाना कलाम आज़ाद ने, मौलाना आज़ाद ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर जेबी कृपलानी ने रिज़ाइन कर दिया और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंटरिम चेयरमैन बने। उसके बाद फिर जयपुर सेशन जो होगा 1948 के अंदर, उसमें बनेंगे पत्ताभी सीतारमैया। नेक्स्ट में फिर बनेंगे पीडी तंदन। नासिक सेशन 19, तो जयपुर सेशन के अंदर कौन बनेंगे हमारे, पत्ताभी सीतारमैया। फिर पीडी टंडन बनेंगे नासिक सेशन के अंदर। नेक्स्ट होगा हमारा जयपुर के बाद नासिक में हमारे कौन बनेंगे, पीडी टंडन। ये बार बार पूछ रहे हैं कि दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें ये पास हुआ था तो वो था दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी दिल्ली सेशन के अंदर ही पार्टीशन की बात हुई थी, जिसको जेबी कृपलानी ने किया था। अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ कि सेकेंडेड द रेजोल्यूशन किसने किया, तो जो गोविंद वल्लभ पंत है इसने पहली बार किया, वल्लभ पंत ने पहली बार किया। अब ये सेकेंड पूछा हुआ, तो सेकेंड में है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये देखो मीटिंग हुई थी, उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस टू अप्रूव पार्टीशन को अप्रूव करने के लिए तो गोविंद वल्लभ पंत ने इंट्रोड्यूस किया। फिर दूसरी बार इसको गोविंद वल्लभ पंत ने इंट्रोड्यूस किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दूसरे नंबर पे थे। अब ये किसने कहा था कि देखो ये जो किटचलू था ना, ये तो वही आदमी है जिसके अरेस्ट पे इतना ज़्यादा कुछ हो गया था। तो किटचलू जो था वो पार्टीशन के अगेंस्ट में था पूरा, वॉज स्ट्रॉन्ग इन अपोजिशन ऑफ पार्टीशन। किटचू जो था ये भी तो फ्रीडम फाइटर है, तो ये पार्टीशन के एकदम अगेंस्ट में थे। तो उन्होंने कहा था कि भैया ये तो ऐसा हो गया कि सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, कि हमने कम्युनलिज्म के चलते हमने नेशनलिज्म को ही सरेंडर कर दिया है। तो ये किटचलू ने कहा था। अब इतना होने के बाद फिर इन्होंने ये कांग्रेस से निकल के ये कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ गए जाके। अब इस पार्टीशन के टाइम पे किसने अगेंस्ट में वोट किया था, तो अब्दुल गफ़ार खान ने, क्योंकि ये इसके खिलाफ नहीं थे, ये इसके फेवर में नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद तो भाई सेकंड टाइम कर रहे हैं, सरदार पटेल फेवर में है, गोविंद वल्लभ पंत इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं। खान अब्दुल गफ़ार खान नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी, अगेंस्ट में वोट किया था खान अब्दुल गफ़ार खान ने। अब किसने सॉवरेन पावर 15 अगस्त मतलब मिडनाइट थी ना, तो 14 का एंड और 15 की शुरुआत मिडनाइट पे किसने इंडिपेंडेंस ली थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इंटरिम गवर्नमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने।
जिसको हम लोग प्रोविजनल पार्लियामेंट कहते हैं। हिंदुस्तान हमारा ये किसने गाया? तो शुभलक्ष्मी ने गाया ये। उसी टाइम पे ही हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल, जनगण मन इन सेंट्रल, जनगण मन, हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? उस दिन किसने गाया था? तो शुभलक्ष्मी ने। लक्ष्मी जी शुभ होती है ना, तो वही शुभलक्ष्मी। ठीक है, तो हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947, शुभलक्ष्मी। अब शुभलक्ष्मी ने गाया था जनगण मन, ठीक है, और इकबाल, ये जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये इकबाल का दिया हुआ था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा इकबाल का था ये, तो दोनों गए थे इसने। शुभलक्ष्मी ने एक तो जनगण मन गाया था और एक सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे गाए थे। फर्स्ट पीएम कौन बने? हु अपॉइंटेड द फर्स्ट पीएम? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही, मतलब जो गवर्नर जनरल था ना वहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन एज ए गवर्नर जनरल था, वाइस रॉय नहीं है, एज ए गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट पीएम बनाया था। गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? वही लॉर्ड माउंटबेटन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया माउंटबेटन ही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया माउंटबेटन है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? देखो, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल है माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया का माउंटबेटन। और लास्ट कौन है? तो लास्ट है सी राजगोपालाचारी। पहला है माउंटबेटन, लास्ट है सी राजगोपालाचारी। और इसी नहीं, इसके फिर ये चीफ मिनिस्टर था, मद्रास के चीफ मिनिस्टर बने ये आगे चल के। इनके कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, तो उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी आगे चल के। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, पहला इंडियन कौन बना था गवर्नर जनरल? तो सी राजगोपालाचारी है। लास्ट वाइसराय माउंटबेटन। देखो, माउंटबेटन जो है ना, वो लास्ट वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल दोनों था ये। लास्ट वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल दोनों रहा है ये। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो बी आर अम्बेडकर है, ये याद रखना है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बी आर अम्बेडकर। प्रेसिडेंट्स के बारे में बताना है, तो पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद कृष्ण को चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर है जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे है, थर्ड जाकिर हुसैन, चौथे पे फिर वीवी गिरी हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो ये जो वीवी गिरी है 1974 के टाइम पे, इंदिरा गांधी का पीरियड यहीं से शुरू होने वाला है ना, तो यहाँ पे वीवी गिरी थे, वीवी गिरी। देखो, 2 बार तो राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, 50 से 62 साल तक, मतलब 12 साल तो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, 62 तक ये रहे हैं, फिर ये सब रहे हैं 5-5 साल के। तो ये याद रखना है, 50 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद हमारे 2 बार बने हैं, 50 से 62 तक हमारे राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। 1974 के टाइम पे कौन है हमारे? वीवी गिरी हैं।
तो ये याद रखना है 50 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद हो गए, 62 से 67 तक फिर हमारे हैं ये राधा कृष्ण, फिर 67 से 69 2 साल के लिए जाकिर हुसैन है, बहुत ही कम साल समय के लिए है ये। फिर 74 के टाइम पे कौन है हमारे, वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी गिरी गिरी गिरी, वीवी गिरी। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन ऑफ काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने किया था इसमें, किसने हेड किया था माउंटबेटन के टाइम पे, किसने पार्टीशन काउंसिल को किसने हेड किया था, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब वो प्लान प्रेजेंट किया था, देखो अब्दुल कलाम आज़ाद इन सब ने तो पार्टीशन का वो किया है कि हाँ चलो करते हैं, लेकिन जब माउंटबेटन प्लान ने ये दिया था तो उस टाइम पे हेड किसने किया था, तो हेड किया था सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। बड़े बड़े लोग ही करेंगे ना, इतनी बड़ी बात चल रही है, तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये पार्टीशन के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था, तो ये हमें 10 बार कर लिया है। प्रेसिडेंट कौन था, जेपी कृपलानी है। जेपी कृपलानी। ये कहाँ से बने थे, ये मेरठ सेशन से बने थे, दिल्ली के अंदर मेरठ सेशन से, मेरठ। अब जेपी कृपलानी कहाँ से बने थे, मेरठ से बने थे। ये 10 बार पूछेंगे कि 15 अगस्त को कौन था, तो जेपी कृपलानी था। मेरठ सेशन से कौन थे, मेरठ से कौन थे, जेपी कृपलानी थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेरठ सेशन चल रहा था दिल्ली के अंदर, वहाँ से जेपी कृपलानी थे। अभी फिर पूछ रहे हैं कि जब ट्रांसफ़र हुई पावर उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे, तो जेपी कृपलानी थे। इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के अंदर किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, महात्मा गांधी ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया। पंद्रह अगस्त को महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे और प्रे कर रहे थे आराम से। पहला इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930। ये 1950 को क्यों माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे इन्होंने 26 जनवरी 1930 को मना लिया था, इसलिए। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 के अंदर था ना, ये ट्राई कलर फहरा दिया था, ये सब चीज़ें, तो 1950 26 जनवरी को था। किसने कहा था ये कि इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ये आर कूपलैंड ने कहा था, ये और कूप डलवाना चाह रहा था, ये आर कूपलैंड ने कहा था। ठीक है, अब ये किसने कहा था कि ब्रिटिश रूल तो हुआ, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इंडिया का यूनिफिकेशन हो गया कम से कम। तो ये किसने कहा था, के.एम. पनिक्कर ने कहा था कि भाई चलो कुछ भी हुआ लेकिन इंडिया का यूनिफिकेशन हो गया, के.एम. पनिक्कर।